अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम के बाद बिलाखिर पंजाब में सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए तारीख सामने आ गई है। आज इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए सदर मुमलिकत को खत लिखा, जिसमें पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की गई। जिसके बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया है। अहम बात यह कि सदर मुमलिकत की जानिब से पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, मगर अब देखना होगा कि क्या वफाकी हुकूमत इस तारीख पर इलेक्शन कराने में निगरां हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की मुआवरत करेगी या नहीं, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो नोटिस केस के फैसले को अपने हक में करार दिया था कि दरअसल ये फैसला 4-3 के तनासुब से उनके हक में आया है, जबकि इससे पहले वफाकी हुकूमत इलेक्शन के लिए फंड्स और सिक्योरिटी देने से भी माजरत कर चुकी है। और आज एक बार फिर वजीर खजाना इसहाक डार ने 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन कराने की राह में 4 बड़ी रुकावटों का जिक्र कर दिया है। 30 अप्रैल के हवाले से जो पैसे की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो एक लीगल प्रोसेस चल रहा है। गवर्नर केपी इज वेरी क्लियर कि जी वो वहां इलेक्शन नहीं हो सकते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। एक आर्टिकल से बात करें 90 दिन, क्या पाकिस्तान में 3 दफा 90 दिन में इलेक्शन यानी बियॉन्ड नहीं हुए? हम उसी आर्टिकल को इन्फोर्स कर रहे हैं। क्या आपके इस वक्त सेंसस में पैसे नहीं लग रहे? ये जो अभी इलेक्शन करेंगे क्या सेंसस मुकम्मल हो जाएगा? तो आधा मुल्क जो है वो सेंसस के पुराने सेंसस पे हो रहा होगा इलेक्शन, आधा जो मुल्क है वो नए सेंसस पे होगा। क्या आपकी 18वीं तरमीम ने ये नहीं कहा कि जी आप तमाम केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए? उसका मतलब है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। क्या चौथा, क्या आपके फालतू पैसे नहीं लगेंगे? क्या आप एक दफा 2 सूबों के इलेक्शन करवाएंगे, सब कुछ मोबिलाइज करेंगे, आप फिर दोबारा मोबिलाइज करेंगे, आपके करीबन 15 अरब रुपए ज्यादा लगेंगे। हमें तो एक एक पैसा बचाने की जरूरत है। वजीर खजाना इसहाक डार कह रहे थे कि पंजाब और केपीके में अलग से इलेक्शन कराए गए तो 15 अरब रुपए इजाफी अखराजात होंगे। अब इसमें हैरत की बात यह है कि क्या रियासत के पास आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए नहीं है ताकि बर वक्त इलेक्शन हो सके। एक तरफ इसहाक डार मुख्तलिफ रुकावटों का जिक्र कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ ने खैर मकदम किया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को खत लिखने के इकदाम को सराहा और इसे पाकिस्तानी आइन और अवाम की जीत करार दिया। इसके अलावा इमरान खान ने लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि पूरे मुल्क में एक साथ अगर इलेक्शन हो जाएं तो इससे पैसे की बचत हो सकती है। इस मुलाकात में इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ से मुतल्लिक कुछ और अहम बातें भी की हैं, जिस पर हम प्रोग्राम में आगे जाकर बात करेंगे। दूसरी जानिब नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने आज गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नून लीग वो वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुकी है। इस तकरीर के दौरान मरियम नवाज ने आज एक बार फिर साबिक DGI जनरल फैज हमीद को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन एक बार फिर मरियम नवाज ने जनरल बाजवा का नाम तक नहीं लिया। इसके अलावा मरियम नवाज ने 2 साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद मूसा पर भी तनकीद की, लेकिन पिछली तकरीर के बरक्स आज हाजिर सर्विस जजेस का नाम उन्होंने नहीं लिया। मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुकी है। नवाज शरीफ को साजिश के जरिए अपने सहूलतकारों के साथ, जिसमें जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार डैम वाला और वो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, उसके साथ मिलकर साजिश करके नवाज शरीफ को हटाने वाला आज इतनी जुर्रत रखता है कर कहता है कि पाकिस्तान क्यों नीचे जा रहा है। ये ना हो कि मरियम नवाज शरीफ को ये इलेक्शन मुहिम इस नारे पर चलानी पड़े कि इलेक्शन कराओ, कर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करो, बराबर करो। मरियम नवाज की आज की गुफ्तगू थी। तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन इकबाल साहब, जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुशावरत करे सदर पाकिस्तान के साथ और सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान करे, तो वो फैसला 3-2 था, लेकिन आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने इंटरप्रेट किया ये 4-3 का फैसला हमारे हक में आया है। अब हाई कोर्ट्स का फैसला हम मानेंगे जैसा कि कहा गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन वो नहीं थी इस फैसले की जो आप लोगों की थी। और इलेक्शन कमीशन ने आज खत भी लिखा सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख भी दे दी है पंजाब में इलेक्शन की, लेकिन फिर भी क्या हुकूमत नहीं चाहती कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो? इसके हक में नहीं आप?
जी शहजाद, सबसे पहले तो मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि हमने कभी इलेक्शन से ना फरार लिया है ना करेंगे। हम एक सियासी जमात हैं, हम एक जमहूरी जमात हैं, हमारी जड़ें अवाम में हैं और हमें मुसलसल 2017-18 से एक साजिश का सामना है जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं। हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ है कि जो 2018 के इलेक्शन हुए थे, इसके बाद मुकर्ररा मुद्दत 2023 में अक्टूबर के महीने में बनती है और वो इस वजह से बनती है कि 2018 के इलेक्शनों पर एक तनाज़ा खड़ा हुआ था। सूबा सिंध से ख़ास तौर पे मरदमशुमारी को मुस्तरद किया गया था। बड़ी मुश्किल से उन्हें इस बात पे राज़ी किया गया कि आप सिर्फ 2018 के इलेक्शन के लिए मंजूरी दे दें, इसके बाद जो अगला इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी पे होगा। फिर इमरान खान साहब ने खुद अप्रैल 2021 में जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसके इजलास में ये फैसला किया कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के ऊपर होगा। अब नई मरदमशुमारी पर 34 अरब रुपए की लागत आ रही है, उस पर काम शुरू हो चुका है, उसके फील्ड वर्क शुरू हो गया है। इस वक्त पूरे मुल्क में 1,26,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो खाना शुमारी और मरदमशुमारी कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि इलेक्शन हल्का बंदी पर होता है मरदमशुमारी के जरिए। अब अगर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराएंगे और बाकी मुल्क में नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन होंगे और 4 महीने बाद जब हल्का बंदी तब्दील हो जाएगी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई ज़िमनी इलेक्शन आ जाता है, वो किस बुनियाद के ऊपर होगा? क्योंकि वो हल्के तो खत्म हो चुके होंगे कि जिनके ऊपर वो पुराने इलेक्शन हुए थे। अब हो सकता है कि नई मरदमशुमारी में उस जिले से नशिस्त ही खत्म हो गई हो या उस एक नशिस्त को 2 MPs के नीचे अब नई मरदमशुमारी में आ गई हो, तो इससे काफी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी अदलिया में ये बात मुझे मुंह पे लाते हुए बड़ा डर भी है। अदलिया का एहतराम करता हूं, लेकिन मुसलसल एक पैटर्न है कि चंद मखसूस जज साहिबान के जरिए ऐसे फैसले आ रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और PTI की हमायत में जा रहे हैं और इन तमाम फैसलों से मुल्क के अंदर सियासी बेयकीनी और सियासी तनाज़ात में इजाफा हो रहा है और खुद अदलिया का वकार जो है वो मुतनाज़ होते जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले सुन लीजिए, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए। 2017 में जो नवाज शरीफ साहब को तराजू लगाया गया, जिस तरह उसकी मॉनिटरिंग की गई, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान की कानूनी तारीख में कि आप एक वजीर आजम को एक अकामा बेबुनियाद ब्लैक लॉ डिक्शनरी बना के इस तरह खड़े पैर मैं उस पर आता हूं, लेकिन जो मौजूदा फैसला है जरा एहसन इकबाल साहब पहले उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 जजेस ने तो फैसला किया कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान एडवाइस दे सदर को और डेट अनाउंस की जाए, लेकिन जो बाकी जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया उनका भी इख्तलाफ टेक्निकल नौयत का था। ये 184(3) का केस नहीं बनता क्योंकि हाई कोर्ट्स में मौजूद है और हाई कोर्ट 3 दिन में इसका फैसला सुनाए। अब जो हाई कोर्ट है वो भी ये कह चुकी हैं कि इलेक्शन की तारीख देनी है, तो ये जो बाकी सारी आप बातें कर रहे हैं, चाहे वो अखराजात के हवाले से हो, चाहे वो सेंसस के हवाले से हो, ये नुक्ते तो आपने अदालत में उठाने थे और वो एतराजात वहां करने थे, वो तो अब खत्म हो चुका है ना मामला। यही बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब एक प्रोसेस है, आपने पूरे प्रोसेस को सबवर्ट कर दिया है। अब आप ये देखिए कि वो हाई कोर्ट्स जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया अब हम कैसे समाअत कर सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में सर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ये कह चुका था कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तारीख दे। शहजाद, लाहौर हाई कोर्ट में उनकी अपील, इंटर कोर्ट जो अपील होती है वो जेर बहस थी, जेर समाअत थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी अब सुप्रीम कोर्ट हैज स्पोकन तो हम उसको क्या कर सकते हैं। देखिए, कानून का एक तरीका है, कानून का एक फ्रेमवर्क है, उसके दर्जे हैं। तो यही काम नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था। अब होगा क्या ऐसे साहब, क्या हुकूमत इलेक्शन, देखिए मैं सर नवाज शरीफ वाले केस पे आता हूं, लेकिन पहले इसको जरा बताइए ना कि क्या 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, नून लीग उसमें हिस्सा लेगी या नहीं होंगे इलेक्शन? देखिए नहीं शहजाद, प्लीज व्हेन यू हैव कॉल्ड मी प्लीज अलाउ मी टू फिनिश माय पॉइंट। आप मुझे बीच में डिस्टर्ब करते हैं, वो बात रह जाती है दूरी। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि देखिए, जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्हें अपील का हक नहीं दिया गया और अभी भी जो फैसला दिया गया है इसमें हाई कोर्ट के एक पूरे लेयर को खत्म कर दिया गया है, उसका जो समाअत का इख्तियार है वो खत्म कर दिया गया है। इस किस्म की प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटीज जो हो रही हैं, इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो भी एतराज कर रहे हैं, सीनियर जज साहिबान कर रहे हैं और पाकिस्तान के वकला ने कहा
कि जो सीनियर जज साहिबान हैं उनको शामिल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वकला की, वो ये भी कह रही थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो होने, इससे आगे नहीं जा सकते। तो जो आप मामलात बता रहे हैं, चाहे वो सेंसस के हों, चाहे वो सिक्योरिटी के हों, चाहे वो अखराजात के हों, उसको भी कोई दुरुस्त नहीं मानता कि इन वजूहात की वजह से आप इलेक्शन डिले कर लें। मेरा सवाल इस पर सुने सर, सवाल तो सुने मेरा अब सवाल तो सुने, मैंने आपको वक्त दिया बात करने का। मैं ये कह रहा हूं कि ये इसमें जो फरीक है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उस ऑर्डर को मानते हुए तारीख दी है ना। तो अब इस पर हुकूमत अमल करेगी या नहीं करेगी? अगर ये एतराजात होते तो इलेक्शन कमीशन भी देता फिर। अब मैं जरा अनइंटरप्टेड जवाब दे सकता हूं? जी जी प्लीज। देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी कि इलेक्शन से कोई फरार हासिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या आप इलेक्शन को इस अंदाज में करना चाहते हैं कि उस इलेक्शन के नतीजे में मजीद तनाज़ात पैदा हो जाएं, आईनी तनाज़ात पैदा हो जाएं, कंफ्यूजन मजीद गहरी हो जाए? इलेक्शन की मुद्दत अक्टूबर 2023 में जनरल इलेक्शन की जो उसकी तबई उम्र है वो सेट है। हमने मुसलसल ये कहा था कि अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान साहब ने केपी की और पंजाब की जो असेंबलियां तोड़ी हैं वो किसी नेक नियति के साथ नहीं तोड़ी हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक सियासी तखरीब कारी की थी कि शायद इसके जरिए पूरा निजाम गिर जाए, शायद कौमी असेंबली भी टूट जाए, मुल्क के अंदर बेयकीनी पैदा करो ताकि जो इक्तसादी मामलात हैं उनको मजीद खराब और उलझाओ ताकि मुश्किलात में इजाफा हो। तो इस वक्त इलेक्शन इशू नहीं है, इलेक्शन तो होंगे, मुकर्ररा वक्त पे होंगे, अक्टूबर 2023 लेकिन सवाल ये कि इमरान खान साहब ने तो एक एडवेंचर किया, असेंबलियां तोड़ी गई हैं, ये बात आपकी सही है, नेक नियति के साथ नहीं तोड़ी गई, ये बात आपकी ठीक है, बदनीयती के साथ तोड़ी गई थी। अब अगर आप उनका इलेक्शन 6 महीने के लिए कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा लीजिए, लेकिन ये असेंबलियां जो बाकी मांदा मुद्दत है उसके लिए खड़ी हो जाए। लेकिन क्या आप जनरल इलेक्शन जो अक्टूबर का है उसको इस हाल में करेंगे कि जहां 2 सूबाई हुकूमतें मौजूद हों और उसके बाद पूरे इलेक्शन के नताइज को लोग मुतनाज़ करार दें कि यहाँ की सूबाई हुकूमतें जो है वो असरअंदाज हुई हैं? तो ये वो सारे मामलात हैं जिनको हमें पेश नज़र रखना चाहिए। इमरान खान साहब ने दबाव डालने के लिए 2 असेंबलियां तोड़ी ताकि आप लोग आम इंतखाबात की तरफ चले जाएं। उनकी नेक नियति इसमें बेशक ना हो, लेकिन इमरान खान के एडवेंचर की वजह से हम आइन से इनहराफ कर जाएं, ये भी तो दुरुस्त बात नहीं होगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाने की, वो अब इन रुकावटों का जिक्र नहीं कर रहा। सर सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आइन से कोई इनहराफ नहीं करना चाहता, पहली बात मैं क्लियर कर दूं, आइन से कोई इनहराफ नहीं करना चाहता। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन कराने की जो तबई लिमिट है वो अक्टूबर 2023 है, उसको कोई क्रॉस नहीं करना चाहता। यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इसलिए है कि ये एक सियासी तखरीब कारी के जरिए पैदा की गई है। मैं फिर आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप पंजाब और केपी असेंबलियों के इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पे कराएंगे, 4 माह के बाद उसकी हल्का बंदी बदल जाएगी, तो मुझे बताइए कि इन दोनों इलेक्शंस में आप जमानत दे सकते हैं कि 5 सालों में कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा? एहसन इकबाल साहब, मसला यह है कि जिम्मेदारी इलेक्शन करवाने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, वो ये एतराज़ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मुशावरत करके डेट दे दी है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है, हुकूमत उठा रही है, जो कि हुकूमत नहीं उठा रही। हुकूमत तो ये कह रही है कि ये सारा मलबा हमने भुगतना है बाद में। देखिए, ये सियासतदानों ने भुगतना है। जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा मासूमाना फैसला दे दिया, नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उस फैसले के असरात भुगत रहे हैं। वो महंगाई की आग जिसमें गरीब आदमी जल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहिबान इसके जिम्मेदार हैं और तारीख में जवाबदेह होंगे जिन्होंने ये बहरान एक मसनूई फैसले के जरिए, एक गलत फैसले के जरिए कौम के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके ये अजाब हमें देकर गए हैं। हम तो पाकिस्तान पाकिस्तान की पहचान बन गया था। ये जो फैसला है में सरमायाकारी के लिए आ रही थी और पाकिस्तान को आज के आग में उस 4 सालों में एक अनाड़ी के हाथों, ये जज साहबान से कोई पूछे अपनी कार पे अनाड़ी ड्राइवर बैठने देते हैं? अनाड़ी के सुपुर्द कर दिया सादे कमीन का सर्टिफिकेट। इकबाल साहब, ये जो आप नवाज शरीफ साहब के फैसले का बार बार जिक्र करें, मरीम नवाज साहबा ने भी कहा है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तो इससे क्या मुराद है? एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? क्या इससे ये मुराद है कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई कर दें, या आप ये चाहते हैं कि आईनी और कानूनी तौर पे नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो? देखिए, हमारी अपीलें अदालतों के सामने हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। पंजाब की हमारी हुकूमत खत्म की गई एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती, कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट कर दिया। आपने एमपीएस को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया और उनका कहा जी वोट भी नहीं गिना जाएगा, जिसके ऊपर रिव्यू पिटीशन की गई।
आज तक वो रिव्यू पिटीशन नहीं ली गई, हत्ता यह है कि वो असेंबली भी टूट गई। कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? मैं जरा मरीम नवाज साहबा के बयान की मुझे जरा इसकी तस्दीक कर दें कि जब कहते हैं पलड़े बराबर हों तो फिर क्या करें? हमने तो तौहीन अदालत भुगती है छोटे छोटे बयानों पे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल किए 50,000 लोगों के। 7 महीने तक बुज़दार और इमरान न्याजी ने उनको जूती किसी ने पूछा उससे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि दोनों पलड़े कंटेम्प्ट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आते थे, उसको रिजेक्ट आगे कर देते थे कि जी हमने टेकअप ही नहीं करनी है। सवाल ये नहीं चलेगा, मुल्क के अंदर इस तरह नहीं हो सकता कि एक प्यारे के लिए और कानून और दूसरों के लिए और। मैं आपसे बार बार पूछूं कि जब मरीम नवाज कहती है कि दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन करके वो बराबर होंगे या नवाज शरीफ की नाअहली को दोबारा खत्म करके होंगे? कैसे होंगे? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की नाअहली के ऊपर फुल कोर्ट बैठना चाहिए और उसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए कि क्या वो फैसला कानून के तराजू पे पूरा उतरता है। साकिब निसार डॉक्ट्रिन के जरिए जो जुडिशियल कू पाकिस्तान में लाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि फुल कोर्ट इस पर जो है वो बैठना चाहिए, वो ये फैसला करे कि क्या वो नाअहली दुरुस्त थी या नहीं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आज लाहौर में साफियों से मुलाकात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात के हवाले से अहम बातें की हैं। इमरान खान ने कहा है कि मेरी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं, मगर ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। अब कोई मुझसे बात करने को तैयार ना हो तो मैं क्या करूं? उन्होंने साथ ये भी कहा है कि फौज का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर कोई समझता है कि मैं घुटने टेक दूंगा तो ये हो नहीं सकता। हमारी एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि सियासत क्या होती है। आज गुफ्तगू में इमरान खान ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तनकीद करते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने उनकी कमर में छुरा घोंपा। जनरल बाजवा ने रूस की मुखालफत में तकरीर की। इस तकरीर पर जनरल बाजवा को कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अहम बात यह कि इमरान खान ने आज जो गुफ्तगू की है उसमें वाज़े तजाद नजर आ रहा है। एक तरफ इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी करना चाहते हैं, क्योंकि आज इमरान खान ने एक तरफ साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा पर दोबारा तनकीद की है, जिनसे इमरान खान के मिसाली ताल्लुकात थे, जिन्हें इमरान खान जमहूरियत पसंद जनरल करार देते थे, मगर दूसरी तरफ वो मौजूदा आर्मी चीफ से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब इमरान खान को यह समझना चाहिए कि जैसे कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान को यह भी समझने की जरूरत है कि सियासी मसाइल के हल के लिए उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ या किसी आर्मी चीफ की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुनीब फारूक साहब, आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर जनरल बाजवा को तो तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने छुरा घोंपा है उनकी कमर में, लेकिन फिर वो इस उम्मीद का भी इजहार कर रहे हैं कि अगर मुल्क के मफाद में मुझे आर्मी चीफ से बात करना चाहे तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। कैसे देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पर ही अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम लगा रहे थे, और वही एस्टैब्लिशमेंट जिनको पहले वो जमहूरी समझते थे, आज फिर वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो नए आर्मी चीफ से बात करेंगे? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसमें इज़्तिराब पाया जाता है। यानी उनको एक परेशानी ये लाहक है कि तमाम तर मकबूलियत या इलेक्शंस बाई इलेक्शंस जीतने के बावजूद वो अपनी ताकत समझते हैं कि अगर उनको इक़्तिदार वापस मिल सकता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत ही मिल सकता है। ये एक एरोनियस सोच है, और इससे ये भी जाहिर होता है कि इमरान खान साहब को जो माजी में आदतें पड़ी हुई हैं, अब भी वो समझते हैं कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन आज वो एस्टैब्लिशमेंट से, या चलें मैं अगर ये कहूँ कि वो आर्मी चीफ से बात करने के ख्वाह है, वो कहते हैं मुल्क के लिए मैं बात करना चाहता हूँ या बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब फर्क ये है कि उनसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इमरान खान साहब से ना ही पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, ना ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर कोई भी राब्ता रखना चाहते हैं। फिलहाल इमरान खान साहब पाकिस्तान में एक मकबूल लीडर हैं, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई भी किसी भी तरह से वो कोई वायबल पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं है। तो इमरान खान साहब के लिए जी मैं कहना चाहता हूं मुनीब साहब कि आपको लगता है कि इक़्तिदार में आने के लिए, जैसे 2016-17 में जो रोल रहा एस्टैब्लिशमेंट का, वही किरदार चाहते हैं ताकि उस तरीके से वो इक़्तिदार में आ जाए, या मामला ये है कि वो पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत को भी जानते हैं कि आप हुकूमत में तो शायद आ जाएंगे लेकिन हुकूमत चला नहीं सकेंगे अगर एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे ना हुए तो?
देखिए, ये दोनों बातें, जो इमरान खान साहब ये भी चाहते हैं कि आज की हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट चलता करे, घर भेज दे और किसी तरह मेरा रास्ता हमवार हो, मैं वापस आ जाऊं क्योंकि मैं बहुत मकबूल हूँ। दूसरी बात ये भी आपकी दुरुस्त तजिया है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर मैं इक़्तिदार में आ भी गया या मेरी जमात आ गई तो मेरी जमात को काम करने नहीं दिया जाएगा, चलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी हद तक इन मामलात का ताल्लुक ग्राउंड रियलिटी से है, लेकिन पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीजें आउटसोर्स की हुई थी अपनी हुकूमत की, चाहे वो सियासत ही क्यों ना हो, चाहे बिल पास करवाना क्यों ना हो। जी बिल्कुल शहजाद साहब, पहले आपको याद होगा स्लेट साफ थी 2016 के बाद, जब उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर पॉलिटिकली एलिमिनेट किया, उनकी पार्लिमानी सियासत में एंट्री खत्म की। उस वक्त के चीफ जस्टिस और हालात ये मुख्तलिफ है कि उस वक्त स्लेट साफ थी, उन्होंने कुछ किया, ऐसा नहीं था कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने कुछ किया हो। आज के मौजूदा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब ने एक कैंपेन को स्पेयर हेड किया, वो साजिश का हिस्सा बने, एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो इट फेल फ्लैट, वो सारी चीज खत्म, एक्सपोज हो गई, साजिश खुलकर बाहर आ गई। और जिनको वो आर्मी चीफ चाहते थे कि ना बने, आज की हकीकत यह है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ है और रहेंगे भी। इमरान खान साहब को वाहिद तकलीफ यही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ कैसे बन गए, और अगर बन गए तो मेरा रास्ता तो अब बंद है, क्योंकि मैंने तो पूरी कैंपेन की थी और इस कैंपेन का और इस साजिश का पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान की तमाम टॉप मिलिट्री ब्रास को इस वक्त मालूम है कि इमरान खान साहब ने इतनी गंदी और भोंडी साजिश की। मुनीर साहब, इलेक्शंस के हवाले से आज इमरान खान ने ये कहा है कि अगर पूरे इंतखाबात हो जाएं तो बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा जो खर्चा होना है वो भी नहीं होगा, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि 15 अरब रुपए की मजीद रकम लगेगी अगर 2 असेंबलियों में इलेक्शन हुए हैं, और 15 अरब रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है अगर मुल्क में इलेक्शन होने हो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ने आज अपना खत भी लिखा जिसपे सदर पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख भी दे दी है। आपको लग रहा है इसहाक डार साहब के बयान के बाद के इलेक्शन हो सकेंगे 30 अप्रैल को, या रुकावटें इसमें अब भी मौजूद हैं? देखिए शहजाद साहब, ये बात तो मैं और आप हम सब आपस में डिस्कस करते रहते हैं, रुकावटें तो मौजूद हैं और फाइनेंस या फाइनेंशियल एलिमेंट उसका एक जुज है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इसके अंदर और बहुत से मामलात इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर तो मैक्सिमम कोऑपरेशन जो कि आईनी तकाजा भी है इलेक्शन कमीशन को मिल गई, तो फिर तो इंतखाबात होने चाहिए, मुद्दत उन्होंने बता दिया है, जो वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया है। लेकिन यहाँ इशू ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं रखता अपने पास, वो डिपेंडेंट है फाइनेंस के लिए हुकूमत के ऊपर, वो डिपेंडेंट है पर्सनल्स के लिए सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, वो रिटर्निंग अफसरान के लिए भी मुख्तलिफ महकमों और हुकूमतों के ऊपर की रिलायंस होती है। लिहाजा अगर इलेक्शन कमीशन को ये तमाम चीजें मुयस्सर ही नहीं होती तो इलेक्शन कैसे मुमकिन होगा। और ये बात दुरुस्त है कि जो 15 अरब वाली बात है, ये तो मुल्क के लिए या 2 सूबों में अंदर इंतखाब के लिए ये तो एक नेग्लिजिबल अमाउंट है। ये 15 अरब मतलब कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसकी वजह से अगर ये कहा जाए कि इलेक्शंस डिले हो जाए, और इलेक्शंस डिले होने चाहिए क्योंकि 15 अरब हुकूमत नहीं दे सकती, ये तो एक बड़ी फ्लिमजी सी बात है, इसके अंदर कोई वजन नहीं है। हाँ, अगर और हालात या मारूजी हालात जिन्हें हम ग्राउंड रियलिटीज कहते हैं वो ऐसे हो गए तो फिर शायद इलेक्शन, मुझे लगता है कि अभी भी मुझे लगता है कि रास्ता साफ नहीं हुआ, अभी भी बहुत सी मसाइल हैं इलेक्शन कमीशन को ये टारगेट अचीव करने में कि वो 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन करवा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में माशी बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन हो रहा है। महंगाई, शरह-ए-सूद, डॉलर की कदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, मगर मुसलसल हुकूमती दावों के बावजूद ना IMF प्रोग्राम बहाल हो रहा है, ना ही खलीजी ममालिक से इमदाद आ रही है जिसके दावे कई माह से किए जा रहे थे। बल्कि वजीर खजाना इसहाक डार ने उन लोगों को पाकिस्तान मुखालिफ करार देना शुरू कर दिया है जो माशी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अहम बात यह कि पिछले 2 रोज से इसहाक डार के इस्तीफे से मुतल्लिक क्या सराइयां जोर पकड़ती जा रही थी, उनसे इस्तीफे देने के मुतालबात किए जा रहे थे, मगर इसहाक डार ने आज ये मुतालबात करने वालों से कहा है कि आप कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं, मैं इस्तीफा क्यों दूं? हर वक्त जी डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट होगा, अल्लाह के फल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। कॉन्फिडेंट हूं कि ये 30 जून तक हम इंशाल्लाह इस स्टेट बैंक के रिजर्व जो है $10 बिलियन से ऊपर ले जाएंगे और नेशनल रिजर्व 16 बिलियन के करीब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा चले जाएंगे। नॉन एंटिटीज हैं कि जी रिजाइन करे, भाई क्यों रिजाइन करूं मैं? कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, आप जाके इस दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए, अभी तुम बैठते हो आके सियासत करते हो, ऐसे थर्ड रेटेड किस्म की सियासत करते हो। एज ऑफ नाउ कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, ना ही कोई प्लान है, ना ही अंडर कंसिडरेशन। नंबर
इसाक डार के फैसलों में ताखीर की वजह से जैसे जैसे मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ रहा है, वैसे वैसे डार साहब का रवैया तल्ख हो रहा है। डार साहब दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ना पहले कभी डिफॉल्ट किया है, ना पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट करेगा। उन्होंने आज ये दावा भी किया है कि 30 जून तक पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर हैं वो 10 अरब डॉलर के हो जाएंगे। मगर सवाल यह है कि 30 जून तक 10 अरब डॉलर के ज़खायर कैसे होंगे। इसाक डार की कारकर्दगी और दावों को लेकर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं और आज इसाक डार ने तकरीबन 3 हफ्ते बाद मीडिया से गुफ्तगू तो की, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो अपनी कारकर्दगी पर बात करने से ज्यादा इमरान खान के दौर की माशी नाकामियों का जिक्र करते रहे। अहम बात यह कि जब पिछले साल अप्रैल में पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उस वक्त तो समझ आता था कि हुकूमत बता रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मईशत को कहां पे छोड़ के गई है, मगर उसके बाद डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने अपने दौर में बाज़ गैर मकबूल फैसले किए। पीडीएम हुकूमत ने उस वक्त सियासत नहीं रियासत बचाने का दावा किया और यह कहा कि हमने रियासत को बचाया है, मगर अक्टूबर में इसाक डार की आमद के बाद उन फैसलों को ब्रेक लग गया। इसलिए अब इसाक डार का मवाजना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से नहीं बल्कि उनकी अपनी हुकूमत और उनके अपने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से होना चाहिए। अब इसाक डार का मवाजना अक्टूबर 2022 से होना चाहिए जब उन्होंने वजीर खजाना का कलमदान संभाला था। इसके अलावा वजीर खजाना इसाक डार ने आज ये भी कहा है कि मुल्क में डॉलर की कदर और शरह सूद जो है उससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, वजारत खजाना का कोई ताल्लुक नहीं है, वो जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। भाई किसने इस मुल्क में मॉनेटरी पॉलिसी को सेपरेट किया? किसने लॉ में चेंजेस किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिस्कल जो है साइड की रिस्पॉन्सिबल है। रुपया जो नॉर्मल प्रोसेस में है वो चल रहा है और पॉलिसी रेट भी है, एक इंडिपेंडेंट वहां एक बोर्ड बैठा हुआ है। और टू बी फेयर कि अगर 19% आपकी कोर इन्फ्लेशन है जो कि है तो वो 20% उन्होंने किया है, तो ये हमारे सामने है। ये कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इकोनॉमिक टीम उसमें वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो अपने कानून अपना खान साहब के जमाने में तब्दील हो चुका है। सो जो तब्दील हो चुका है आपने ऑटोनॉमी दी है और रियल टर्म में दी है तो फिर ऑपरेट हो रही है। इसाक डार अपने फैसलों की नाकामी के बाद अब सारी जिम्मेदारी स्टेट बैंक पर डाल रहे हैं कि शरह सूद और एक्सचेंज रेट का तयन स्टेट बैंक ने अपने तौर पर किया है। मगर अहम बात यह है कि यह फैसला स्टेट बैंक ने अपने तौर पर नहीं किया है बल्कि यह फैसला IMF की शराइत के मुताबिक किया गया है। और अगर इसाक डार को लगता है कि यह फैसला सिर्फ स्टेट बैंक करता है तो सवाल यह है कि फिर अक्टूबर से जनवरी तक हुकूमत ने डॉलर की कदर को मसनूई तौर पर क्यों और कैसे कंट्रोल करके रखा था, जिसके बाद से डॉलर्स की एक ग्रे मार्केट डेवलप हुई और ग्रे मार्केट में डॉलर 260 रुपए तक चला गया था और फिर IMF के दबाव के बाद एक्सचेंज रेट पर मसनूई कंट्रोल को खत्म किया गया। और अगर अब इसाक डार ये तस्लीम कर रहे हैं कि इन मामलात का इख्तियार सिर्फ स्टेट बैंक के पास है तो फिर सवाल यह है कि इसाक डार मिफ्ता इस्माइल के दौर में ये दावा क्यों करते थे कि डॉलर की कदर 200 रुपए से नीचे होनी चाहिए और जब वो आएंगे तो ऐसा करके दिखाएंगे। ये भी दावा करते थे कि शरह सूद को भी कम करेंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत आर्टिफिशियल रेट है। इसकी जो ट्रू वैल्यू है ये 160-70 से ज्यादा नहीं है इस वक्त और ये इसको नीचे आना चाहिए। मैंने कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो इसको अपनी सही वैल्यू पे जाना पड़ेगा जो कि 200 रुपए डॉलर से नीचे है। इसकी वैल्यू नहीं है, ये स्पेकुलेटिव एंगल है। वो अपने पेस में कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू पुश देम कि जी एक ही गो में कर दें, फलान डेट तक कर दें, बट आई थिंक इट विल बी मैटर ऑफ डेज, दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं है। हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। इसाक डार अपने हर दावे में बुरी तरह नाकाम हुए हैं और आज सूरत हाल यह है कि मुल्क में महंगाई की शरह 31.5% तक पहुंच चुकी है जो 50 साल की बुलंद तरीन सतह है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% का इजाफा कर दिया है और शरह सूद अब 20% पर है जो 24 साल की बुलंद तरीन सतह है। हुकूमत IMF के मुतालबे पर GST 18% से बढ़ा चुकी है जबकि 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगाए गए हैं। जबकि डॉलर की कदर मार्केट पर छोड़ने के बाद कल डॉलर की कदर में 19 रुपए का इजाफा हुआ और डॉलर एक दिन में 266 से 285 रुपए तक पहुंच गया। मगर आज डॉलर की कदर में कुछ हद तक कमी देखी गई है और डॉलर की कदर 7 रुपए की कमी के बाद आज 278 पर बंद हुआ है। मगर इन तमाम इकदाम के बावजूद अभी तक तो IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का मुआहदा नहीं हुआ है, लेकिन आज इसाक डार ने फिर दावा किया है कि मुआहदा जल्द हो जाएगा। हमने इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए इसाक डार साहब को प्रोग्राम में आने की दावत दी थी, उनको दावत दे रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। माशी हालात पे हम मजीद बात करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत यूसुफ नजर साहब ने। यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यूसुफ साहब जो भी प्री कंडीशंस थी IMF की पाकिस्तान ऑलमोस्ट वो मान चुका है। हमने जो रुपया है वो अच्छा खासा डिवैल्यू किया है और अब जो पेशावर या बॉर्डर रेट की बात हो रही थी उसके बराबर कल आ गया था रुपया। फिर हमने जो सरचार्ज की डिमांड थी IMF की बिजली पे वो भी लगा दी गई है
और इसके अलावा 300 बेसिस पॉइंट का कल डिस्काउंट रेट में इजाफा हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इसके क्या असरात होंगे, खासतौर पे अफराते ज़र पे जो फरवरी के महीने में 31.5% थी, और कारोबार पे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कितना इंपैक्ट होगा इन सब का? इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और मेरे ख्याल से तो इस वक्त जो सूरत हाल है इन्फ्लेशन की वो 35% से भी ज़्यादा पहुंच जाएगी। और एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से महंगाई कंट्रोल करने में कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। क्यों, ये एक लंबी और तफसीली बहस है, लेकिन मुख्तसरन जो है डिवैल्यूएशन जो है वो बहुत अहम चीज़ है इन्फ्लेशन के लिए, और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से सूरत हाल ख़राब होगी। और यकीनन जो है आप देख ही रहे हैं बेरोज़गारी बढ़ रही है, लाखों अफराद जो है मेरे ख्याल से मज़ीद जो है उनके लिए जो फूड की जो शॉर्टेज है या उसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो मुतासर होगी। गर्चे के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे हुकाम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी IMF डील हो जाएगी, मुझे तो इसके बारे में भी शदीद खदशात हैं और डाउट्स हैं कि बहुत जल्द जो है वो IMF की डील हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी जो है वो IMF से हमें फंड्स मिल जाएंगे या डील हो जाएगी। क्यों आपको ये खदशा है? क्योंकि आज भी वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने कहा है कि हमारा जो फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स है वो अब शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट तमाम उनकी जो प्री कंडीशंस थी वो पाकिस्तान ने मान ली है। तो अब आपको खदशा है इस बात का? वो इसलिए है कि देखिए एक बहुत बड़ा मसला जो है इंटरनेशनल जो है वो खड़ा हो गया है, और वो इट हैज़ बीन ब्रूइंग अप फॉर सम टाइम, और वो है जो मगरिब है और चीन के दरमियान। और सारा जो है वो तनाज़ा इस बात पे है कि जो टॉक्स हो रही हैं उसमें रीस्ट्रक्चरिंग पहले कौन करेगा, रीस्ट्रक्चरिंग कैसी होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ज़ैम्बिया को तकरीबन 9 महीने लगे, हालांकि ज़ैम्बिया का जो बेल आउट था $1.3 बिलियन था, एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद भी श्रीलंका जो है वो 6 महीने से इंतज़ार कर रहा है आफ्टर द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के कि जी बोर्ड से अप्रूवल हो जाए। घाना भी जो है वो कोई इसको 3 महीने हो गए हैं एग्रीमेंट किए हुए भी, लेकिन अभी तक जो है बोर्ड से अप्रूवल नहीं मिला है। और इसका जो है आपको एक झलक नज़र आती है कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने, और वो ये कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये जोर दिया है जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वर्ल्ड बैंक IMF के वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करें। तो इस सिलसिले में अभी भी जो है 26 फरवरी को जो G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें IMF की MD जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भी ये कहा कि जी आप लोग सब जो है मिल के इस तरफ कोशिश करें। एक मसला बड़ा ये है कि चाइना जो है वो इस बात पे राज़ी नहीं है या रिलक्टेंट है कि वो वर्ल्ड बैंक या IMF के साथ के जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग या रीप्रोफाइलिंग है उसमें। आज कहा है इसहाक डार साहब ने कि जून 30 तक हमारे जो रिजर्व्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स, वैसे तो वो बैंक्स के रिजर्व्स को भी शामिल कर लेते हैं नंबर दिखाने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है वो तो प्राइवेट सिटीजन्स का पैसा है, लेकिन वो कह रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स जून 30 तक $10 बिलियन के हो जाएंगे। ये मुमकिन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जो दोस्त ममालिक थे खासतौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने जो पैसे देंगे वो भी अब तक आए नहीं है पैसे पाकिस्तान के पास। मुझे तो नजर नहीं आता। देखिए इसहाक डार साहब दिलासे दे रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं, वो हर हफ्ते ये कहते रहे कि अब एग्रीमेंट होगा, अब हुआ चाहता है, इस हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, वो बात साफ साफ करें। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने खुद जो है ये जो पॉलिसी थी कि जी वो दोस्त ममालिक से पैसे ले आएंगे और फिर IMF से बात नहीं करनी पड़ेगी, ये भी एक हिमाकत पे मबनी पॉलिसी थी। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि IMF से डील करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन अभी है ही नहीं, इसलिए कि दूसरे ममालिक भी जो हैं वो जब तक IMF से एग्रीमेंट नहीं हो जाएगा आपकी बड़े पैमाने पे कोई मदद नहीं करेंगे। चीन ने कुछ की है लेकिन वो नाकाफ़ी है। तो और जो एक बहुत बड़ा जो मसला पैदा हो गया है वो है क्रेडिबिलिटी का। जो दोस्त ममालिक जो हैं उनके सामने हमारी क्रेडिबिलिटी शदीद मुतासिर हुई है,
और मैं ये साफ साफ कहूँगा कि अगर हमें कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है उसकी तरफ जाना है जिसमें डेट रीप्रोफाइलिंग या डेट रीस्ट्रक्चरिंग शामिल हो सकती है, तो उसके लिए ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है कि एक ऐसी हुकूमत हो जिसके पास क्लियर और फ्रेश मैंडेट हो। एक बात आज जो कही इसहाक डार साहब ने, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का मामला है या जो एक्सचेंज रेट का मामला है वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जो बिल पास हुआ था स्टेट बैंक के पास, उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इदारा है। क्या ये बात उनकी दुरुस्त है? क्योंकि हम तो ये देख रहे थे कि जब से इसहाक डार साहब आए हैं उन्होंने इंटरबैंक रेट को रोक के रखा, जिसकी वजह से ओपन मार्केट रेट बढ़ता गया और एक ग्रे मार्केट क्रिएट हो गई। तो उस वक्त तो कहा जा रहा था कि ये फेडरल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री की मदाखलत है जिस वजह से एक्सचेंज रेट को रोक के रखा है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि हमने तो एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड छोड़ा हुआ है और ये डोमेन ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। जी हाँ, ये तो एक बड़ा मैं समझता हूँ कि बेरहमाना मजाक है। वो पहले तो ये दावे करते थे कि वो 200 रुपए से नीचे ले आएंगे, जब क्या उस वक्त उनको पता नहीं था कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है? तो ये बातें छोड़ दें, उन्होंने इतना मेस क्रिएट कर दिया है अपने मुख्तलिफ बयानात से। इस बहरान को इस जो है नौबत तक लाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत यूसुफ नजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब को भी आने की दावत दी थी, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, जब भी वो चाहें अपना जवाब दे सकते हैं। इकॉनमी के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं जो उनसे किए जाने हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।